नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रिगेडियर राजेश्वर सिंह, पारस हॉस्पिटल पंचकुला में डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी हूँ। आज मैं आपके साथ अपने विचार हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी यानी रक्त के जो कैंसर, ब्लड कैंसर हैं, उनके बारे में शेयर करूँगा। सबसे पहले कि कैंसर पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में भी हर साल 25 से 30 लाख पेशेंट हमेशा कैंसर के होते हैं, जिसमें कि 15 लाख नए पेशेंट आते हैं। इनमें हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज, जहाँ रक्त की जो कोशिकाओं का कैंसर या ब्लड कैंसर, वो काफ़ी मात्रा में होता है। अभी आप सोचेंगे कि कैंसर होता क्यों है? कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है एज। जैसे ही एज बढ़ती है, कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है एज के साथ। पहले बहुत कम लोग 50 साल की आयु को क्रॉस करते थे, लेकिन आजकल 70 से 80 साल की एज नॉर्मल हो चुकी है। सो जैसे एज बढ़ती है तो कैंसर का ज़्यादा रिस्क होता है एज के साथ। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुकी है। हम क्या खाते हैं, क्या हम पीते हैं और कितनी एक्सरसाइज करती है, इस पे बड़ा डिपेंड करता है। जो लोग फ्रूट और फल का कम सेवन करते हैं, जो लोग मीट या मीट प्रेपरेशन का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनमें कैंसर थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके सिवाय ये बहुत ज़रूरी है कि हम पे मोटापा ना आए, क्योंकि मोटापा 30 से 40% कैंसर का रिस्क फैक्टर होता है। सो अगर आपने कैंसर से बचना है तो इसके लिए इसका ख्याल करना पड़ेगा। इसके सिवाय एनवायरनमेंट पोल्यूशन, जो आप देखते हैं हवा में पोल्यूशन गर्मियों में होती है या सर्दियों में दिवाली के बाद आती है, उससे भी हमने देखा है कि कैंसर बड़ी छोटी उम्र में आजकल लोगों को हो रहा है। फिर हमारे हरियाणा और पंजाब में यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, खेती उगाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। इसके सिवाय 5% रिस्क फैक्टर होता है जो अनुवांशिक कारण या फैमिलियल कारण, मतलब कि किसी के पिताजी को है, उनकी बॉडी में म्यूटेशन हुई है, उनके बच्चों को होगा, उनके बच्चों को होगा, वो होता है फैमिलियल। ये सिर्फ 5% कैंसर ऐसे होते हैं जो जिनका कारण फैमिलियल होता है। इसके अलावा 30% कैंसर का अभी तक हमें पता नहीं है कि वो क्यों होता है। अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो पहले तो अपना एनवायरनमेंट, प्लीज़ कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन, ईट हेल्दी फूड्स, ईट क्लीन वाटर, और आप रोज़ाना रेगुलर एक्सरसाइज करो। अगर आप 30 मिनट की भी रोज़ एक्सरसाइज करोगे तो कैंसर के रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ बातें हेमेटोलॉजिकल कैंसर यानी कि रक्त कोशिकाओं का जो कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, उसके बारे में बताऊंगा। ये मेनली दो किस्म के होते हैं। एक को हम बोलते हैं ल्यूकीमिया और दूसरे को बोलते हैं लिम्फोमा। जो खून है, खून की कोशिकाएं होती हैं, वो बोन मैरो के अंदर बनती हैं। वो तीन टाइप की होती हैं। एक होता है हेमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में हर एक टिश्यू तक पहुंचाता है। दूसरा होता है WBC, जो कि इन्फेक्शन से लड़ते हैं, इसमें होता है लिम्फोसाइट और माइलोसाइट्स। और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, अगर हमें चोट लग जाए तो उस पर हीलिंग करने के लिए, खून का रिसना बंद करने का काम ये प्लेटलेट करते हैं। ये पहले बोन मैरो के अंदर इमेच्योर फॉर्म में होते हैं, फिर उसके बाद ये मेच्योर बन के हमारे ब्लड में आ जाते हैं तीनों कोशिकाएं, और हमारे ब्लड में पूरे इम्यून सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ब्लड में हम खून रोकने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये इमेच्योर सेल्स का जो कैंसर है, उसको हम एक्यूट ल्यूकीमिया बोलते हैं, और जो मेच्योर सेल का कैंसर होता है
उसको क्रॉनिक ल्यूकीमिया। ये किन सेल्स का होता है? ये सेल होते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स। इनका संख्या इतनी ज़्यादा बिलियंस में बढ़ जाती है कि ये हीमोग्लोबिन को और प्लेटलेट को बनने नहीं देते हैं, तो इसके लिए उनमें कमी आ जाती है। और जो वाइट ब्लड सेल भी हैं वो बेशक इतने लाखों करोड़ों में होते हैं, लेकिन वो एबनॉर्मल होते हैं, वो इन्फेक्शन नहीं रोक सकते। तो एक ल्यूकीमिया के क्या लक्षण होते हैं? इन तीनों कोशिकाओं के लक्षण ही होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से सांस फूलना, फटीग हो जाना, ताकत नहीं जिस्म में रहती है। जब WBC एबनॉर्मल हो तो इन्फेक्शन बार बार आती है, बहुत ज़बरदस्त इन्फेक्शन, छोटी सी बीमारी से भी बहुत ज़बरदस्त इन्फेक्शन हो जाती है। और तीसरी, प्लेटलेट की कमी होने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, लाल धब्बे स्किन के ऊपर आते हैं, एक्यूमोटिक स्पॉट्स बोलते हैं इनको। सो ये जो लक्षण हैं ये बड़े वेग होते हैं, ये कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं, कई बीमारियों में ऐसे लक्षण होते हैं। इसलिए पेशेंट पहले अपना इलाज घर पे ही करते रहते हैं, लेकिन ये आपको बहुत ज़रूरी समझना है कि एक्यूट ल्यूकीमिया का इलाज बहुत जल्दी से होना चाहिए, बहुत जल्दी से आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पेशेंट की जान भी जा सकती है। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन लक्षणों को ऐसे ये नहीं सोचना है कि ये नॉर्मल फीवर है या ऐसा है। अगर फीवर के साथ ब्लीडिंग स्पॉट्स हैं और आपको थकान हो रही है तो समझिए कि ये ल्यूकीमिया हो सकता है, एक्यूट ल्यूकीमिया हो सकता है, जिसका इलाज शीघ्र से करना ज़रूरी है। अब हम ल्यूकीमिया को डायग्नोस कैसे करते हैं? अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारे पास आएंगे, तो कुछ टेस्ट हम बताएंगे। उसमें होता है कंप्लीट हेमोग्राम या CBC जिसको बोलते हैं, और पेरिफेरल ब्लड स्मेर। इससे हमें ये पता चलता है कि किस टाइप का कैंसर है, क्योंकि हर एक टाइप जो वाइट ब्लड कैंसर के कैंसर है वो माइलोब्लास्ट की वजह से हो सकती है और लिम्फोब्लास्ट की वजह से हो सकती है, जिसे कि हम एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया बोलते हैं। उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं, और वो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं कि बोन मैरो से हम थोड़ा सा ब्लड लेके उसकी जांच के लिए भेजते हैं, और उसको फ्लो साइटोमेट्री के लिए भेजते हैं, और साइटोजेनेटिक्स के। ये क्यों है? मैं समझता हूँ कि ये कॉस्टली टेस्ट होते हैं, पर करना ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम रिस्क स्ट्रैटिफाई करते हैं इस कैंसर को ना। रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिसका कैंसर स्ट्रांग है, तेज है, उसको ज़्यादा ट्रीटमेंट मिलेगी, सख्त ट्रीटमेंट मिलेगी, और जिसका कम है उसको कम ट्रीटमेंट दी जाती है। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि इनका क्योर रेट्स बहुत अच्छा हाई होता है, 80% तक क्योर हो जाता है ये कैंसर, और बहुत देर तक ये रहते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि कीमोथेरेपी की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट हो वो बाद में इनको आ जाए। तो जिसको ज़रूरत कम दवाई देने की है उसको कम दवाई दी जाती है, लेकिन जिसको अगर ज़्यादा ज़रूरत है दवाई की, स्ट्रॉन्ग दवाई देने की ज़रूरत है, उसको स्ट्रॉन्ग दवाई देनी चाहिए, नहीं तो लाइफ बचेगी नहीं। तो इसके लिए हम इलाज क्या करते हैं? ल्यूकीमिया का इलाज कीमोथेरेपी होता है, और एक कुछ ज़्यादा लंबा इलाज चलता है। और जो हाई रिस्क वाले पेशेंट होते हैं उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का क्या मतलब होता है कि जो पेशेंट ठीक है, जहाँ पेशेंट का अपना ही खून हम निकाल के रखते हैं, उसमें से स्टेम सेल निकालते हैं, और वो स्टेम सेल फिर हम डाल देते हैं पेशेंट के ब्लड में, मिक्स कर देते हैं सलाइन के साथ, कि वो फाइट करता है कैंसर को। पर ये ल्यूकीमिया का इलाज ना ही लंबा होता है, ये बड़ा मुश्किल इलाज होता है। इसमें कई चीज़ों की तकलीफ़ें आ सकती हैं। तकलीफ़ें क्या आती हैं? एक तो क्योंकि ये ब्लड का कैंसर है और साथ में आप कीमो भी दे रहे हैं, बार बार खून की कमी हो जाती है। इसमें बहुत हमें लाल खून और प्लेटलेट, जिसे कि सफ़ेद खून बोलते हैं, वो बार बार देने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बार बार इन्फेक्शन होती है। तो इसके इलाज के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली कि पूरी फैमिली का सपोर्ट,
फैमिली का सपोर्ट कि हम कैसे उसकी सफाई रखें, उसको इन्फेक्शन ना होने दें, और जैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं। दूसरा फैमिली का सपोर्ट होता है कि क्योंकि बार बार खून की ज़रूरत होती है, वो सफ़ेद खून और लाल खून की, तो फैमिली मेम्बर्स में जो इनका ब्लड ग्रुप से मिलते हैं वो एक डोनर्स का एक लिस्ट होनी चाहिए कि अगर इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो वो आप दे सको, क्योंकि अगर आप इमरजेंसी में खून नहीं दोगे तो पेशेंट की जान चली जाएगी, उसके बाद ट्रीटमेंट तो बाद में होती रहेगी। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना इलाज उस जगह कराएं जहां अच्छे ब्लड बैंक की फैसिलिटी है, अच्छी ट्रीटमेंट इन्फेक्शन की हो जाए, क्योंकि ये बार बार इन्फेक्शनें होती रहती हैं। बट एक अच्छी बात है, इसका क्योर रेट बहुत हाई होता है। दूसरा हेपेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, जहाँ रक्त के कैंसर को हम बोलते हैं लिम्फोमा। लिम्फोमा ये लिम्फोसाइट का कैंसर होता है, जो मैंने बताया कि वाइट ब्लड सेल का जो एक पार्ट होता है लिम्फोसाइट, जब वो हमारी खून में आता है उसके बाद ये लिम्फ नोड्स में ग्रंथियों में जाता है। जब इसका कैंसर हो जाए तो ये लिम्फोसाइट किस काम आते हैं? ये हमारे इम्यूनिटी के काम आते हैं, ये इन्फेक्शन फाइट करते हैं। सो ये इम्यून सिस्टम का एक कैंसर होता है, जिसको कि जिसकी वजह से हमारे को बुखार आ सकता है और बड़ी चीज़ें होती हैं ना। ये दो किस्म का कैंसर होता है, एक को बोलते हैं हम हॉजकिन लिम्फोमा और दूसरे को बोलते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। ये डिपेंड करता है सेल, जिससे रीड स्टर्नबर्ग सेल बोलते हैं, जिसमें हो वो हॉजकिन लिम्फोमा और बाकी नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण होते हैं लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, जहाँ ग्रंथियों का बड़ा हो जाना। ये ग्रंथियां गर्दन के नीचे, आम के नीचे, जहाँ अपनी इंग्वाइनल एरिया में होती हैं। अगर ये नॉर्मल भी हो सकती हैं क्योंकि इन्फेक्शन फाइट करती हैं, नॉर्मल इन्फेक्शन से भी हो सकती हैं ये इलाज, लेकिन अगर 1 महीने से ज़्यादा रहें तो आपको जांच करानी चाहिए। इसके अलावा आपको बुखार हो सकता है, वजन की कमी, वेट लॉस हो सकता है, 5 से 10% वेट लॉस हो जाता है इन पेशेंट को, और कई दफ़ा सोते समय पसीने से जिस्म पूरा भीग जाता है। हर रात को सोने के टाइम जिसको कि नाइट स्वेट्स बोलते हैं वो हो सकता है, और खुजली भी हो सकती है। तो कई दफ़ा तो ऐसा है कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, सिर्फ पेट में दर्द होता है और लिवर और स्प्लीन बहुत एनलार्ज हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को पेट में बहुत तकलीफ रहती है, और डॉक्टर से जांच कराने पर पता चलता है कि ये लिम्फोमा हो सकता है। अब लिम्फोमा का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसके लिए हमें बायोप्सी करनी पड़ती है। अगर जिस समय ग्रंथियां मोटी हैं, लिम्फ नोड्स नेक में हैं, तो उसको बड़ी सुई की जांच, जिसे बायोप्सी बोलते हैं, वो करनी चाहिए। और नहीं तो पूरा लिम्फ नोड के ही निकाल के, ऑपरेशन से, छोटा सा ऑपरेशन होता है, पूरा लिम्फ नोड निकाल के इसको भेजना पड़ता है, क्योंकि उस पर ना ही सिंपल ये टेस्ट करना पड़ेगा कि ये लिम्फोमा है कि नहीं, इसके सिवाय एक IHC इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं, क्योंकि लिम्फोमा भी कई किस्म के होते हैं, ये 20, 22, 23 किस्म के लिम्फोमा होते हैं, और हर एक लिम्फोमा का अलग अलग इलाज होता है। इसके सिवाय डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन करनी है। स्टेजिंग का क्या मतलब है? स्टेजिंग का मतलब है कि कितना कैंसर फैला हुआ है। आपने सुना होगा स्टेज 1, 2, 3, 4। तो क्योंकि हर एक स्टेज का इलाज डिफरेंट होता है, तो स्टेजिंग करनी ज़रूरी है। इसके लिए आपको डॉक्टर बताएंगे कि CT स्कैन या पेट स्कैन, आजकल लिम्फोमा का स्टेजिंग में पेट स्कैन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये लिम्फोमा दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं एग्रेसिव लिम्फोमा, एक होते हैं लो ग्रेड लिम्फोमा। ना एग्रेसिव लिम्फोमा का इलाज 100% हो जाता है, लेकिन उसके लिए उसको सख्त कीमो दी जाती है। तो कीमोथेरेपी के साथ साथ कईयों को रेडिएशन थेरेपी भी दी जाती है। बल्कि जहाँ जो लो ग्रेड लिम्फोमा होते हैं उनका कई दफ़ा इलाज नहीं करते, उनका इलाज तभी करते हैं जब वजन कम हो जाए, बुखार हो जाए, या ग्रंथियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो जाएं, या किसी ऑर्गन को ऑब्स्ट्रक्ट हो, तभी हम इलाज करते हैं। उसके साथ आदमी जी सकता है कई साल, 20-20, 30-30 साल जी सकता है।
तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम उसको पहले टाइपिंग करें कि किस टाइप का है, एग्रेसिव है कि लो ग्रेड है, डिपेंड जिसके ऊपर सारा इलाज उसका प्लान किया जाता है। कई लोगों को जो बड़े एग्रेसिव होते हैं उन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी उनका किया जाता है। तो ये थे हमारे हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज। इसमें बड़ी अच्छी चीज़ दोनों में ये है कि इनके क्योर रेट्स बहुत हाई हैं। क्योर रेट्स हाई मतलब कि 60 से 80% तक लोग इनका क्योर हो जाता है। हमने अभी देखा है कि पहले तो बहुत घबराहट होती थी कि ये ल्यूकीमिया लिम्फोमा का इलाज नहीं हो सकता, लेकिन अब बहुत अच्छी इलाज होता है। बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई हैं और साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। आपने देखा होगा कि हर आपके आसपास कई लोग जिन्होंने इलाज कराया है वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो कैंसर सर्वाइवर हैं। कैंसर सर्वाइवर वो लोग होते हैं जिन्होंने इस कैंसर से लड़ाई की है, लड़ाई करके वो जीते हैं। और अभी हमें उन लोगों का हमेशा सल्यूट करना चाहिए, उनको उनके उनका प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि उसने बहुत बड़ी लड़ाई करके वो इधर पहुंचे होते हैं। इसके सिवाय आजकल एक और चीज़ है कि कुछ मिथ्स हैं। मिथ्स ये हैं कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है। ये गलत है, कैंसर बायोप्सी से नहीं फैलता। कैंसर का इलाज तभी हो सकता है कि हम उसका बायोप्सी करें। दूसरा मिथ है कि कैंसर कम्युनिकेबल, मतलब एक दूसरे छूने से फैल जाता है। ये भी गलत है, छूने से कैंसर बिल्कुल नहीं फैलता। मैं कई औरतों को जो हमारी पेशेंट हैं, ओल्ड पेशेंट हैं, उनको रोते हुए देखता हूँ कि उनकी बहुएं बच्चों को उनके पास आने नहीं देती, वो रोती हैं। इससे कैंसर एक दूसरे से नहीं फैलता। एक और भ्रम है कि कीमोथेरेपी से आदमी मर जाता है, जहाँ उसके साइड इफेक्ट बड़े होते हैं। ये पुराने ज़माने की बातें हैं। आजकल कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट इतने नहीं होते और इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं साइड इफेक्ट रोकने की कि हर एक एज में कीमो दी जा सकती है और उनके हम साइड इफेक्ट रोक सकते हैं। फिर आजकल कोरोना है। कोरोना का होने की वजह से पेशेंटों के दिल में बहुत है कि क्या करें हम। देखिए, कोरोना आपको याद रखना पड़ेगा कि इस टाइम भी कैंसर का इलाज करना ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर की मॉर्टेलिटी 100% है, जबकि कोरोना की मॉर्टेलिटी सिर्फ 1 से 2% है, उससे ज़्यादा नहीं है। और अगर आप कैंसर का इलाज डिले करेंगे तो आपकी जान को खतरा भी होता है। लेकिन अगर हम पेशेंट हैं तो पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा होता है? पेशेंट बहुत सुनता है, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं उनको, लोग बताते हैं कि कोरोना से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो कैंसर पेशेंट के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। ये सच्चाई है कि इन्फेक्शन कोरोना की होने से कैंसर में थोड़ी ज़्यादा मॉर्टेलिटी होती है, लेकिन हम उसको बचा सकते हैं, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हम प्रिवेंट कैसे करते हैं? उसको हम हैंड हाइजीन जिसको बोलते हैं, बार बार हाथ धोना, फेस मास्क लगाना, घर में टेम्परेचर देखना, और सबसे ज़रूरी है कि सेल्फ आइसोलेशन। आप बाहर जाओ ना, ओनली जब ज़रूरत है तब जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कैंसर के मरीज़ 3 टाइप के होते हैं। एक तो जो पुराने मरीज़ हैं जिनका इलाज हो चुका है, उनको रिव्यू के लिए आना होता है, वो अपना डिले कर सकते हैं, टेलीमेडिसिन से अपने डॉक्टर से मशवरा ले सकते हैं, उनको आने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। दूसरे पेशेंट जिनका इलाज चल रहा होता है, उन्हें इलाज अपना जारी रखना चाहिए, क्योंकि कैंसर अगर बढ़ जाएगा तो जान जा सकती है। तो अभी बचना है तो उनको अपना इलाज करना चाहिए। हाँ, एक काम ये कर सकते हैं कि जो कैंसर हॉस्पिटल है उनके घर के पास हो तो बहुत अच्छा होता है, तो इससे आसानी हो जाती है। तीसरे पेशेंट जो अभी न्यूली डायग्नोज्ड हैं, तो उन्हें ये होता है कि मैं कोरोना का वेट करूं। प्लीज़ कोरोना का वेट नहीं कीजिए, आप अपने टेस्ट सारे कराइए जो आपके डॉक्टर बताते हैं, और डायग्नोज जब हो जाए उसके बाद आप डॉक्टर से मशवरा कीजिए कि इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट कैसी होगी, उसकी कॉम्प्लिकेशन कैसी होंगी, और अगर ज़रूरत है तो आप सेकंड ओपिनियन भी लीजिए। देखिए, आपको ये बहुत ज़रूरी है कोरोना के टाइम पे, यू हैव टू फाइट कैंसर ड्यूरिंग कोरोना एंड यू हैव टू फाइट कोरोना ऑल्सो, बिकॉज ये कैंसर कोरोना का वेट नहीं करेगा, और कोरोना के अभी जाने के आसार नहीं है। सो वी हैव टू लिव विद दिस कोरोना।
तो ये थे मेरे कुछ विचार जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी इसके बारे में, और अगर आपके कोई प्रश्न है तो उनके मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। एक विकास ने पूछा है कि क्या ये कैंसर फैमिलियल है कि मतलब के हेरिडिटी कैंसर है। देखिए 5% चांस हो सकता है इसमें हो कि अगर किसी के फादर को है, स्पेसिफिक नहीं है। देखिए स्तन कैंसर में और ओवरी के कैंसर में स्पेसिफिक हमें पता लगा है, इसमें ज़्यादा पता नहीं है। जनरली ये कैंसर नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये देखा गया कि अगर फैमिली में कैंसर है तो बच्चों को बिल्कुल 6 महीने के अंदर कैंसर आ जाता है, जिसमें कि म्यूटेशन तो नहीं होती, तो जेनेटिक रिस्क फैक्टर का पॉसिबिलिटी रहती है। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप बोलें कि रिस्क फैक्टर है, तो अभी तक इसकी जांच में पता नहीं चला कि लिम्फोमा और ल्यूकीमिया ये फैमिलीज में रन करता है। मिस मधु शर्मा ने पूछा है कि आप किस टाइप की ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। देखिए हर एक कैंसर की कोई एक ब्रॉड ट्रीटमेंट नहीं होती है, हर एक की अलग अलग किस्म की ट्रीटमेंट होती हैं। पर पहले सब टाइपिंग ज़रूरी, जैसे मैंने बोला कि टाइपिंग और रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है डायग्नोस करने में। प्रॉपर डायग्नोस अगर हो जाए, क्योंकि ये लंबा इलाज होता है, इसमें खर्चा भी काफ़ी होता है, और इसलिए ये ज़रूरी है कि डायग्नोसिस में आपको कोई कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए, प्रॉपर डायग्नोस करना चाहिए, क्योंकि हर एक टाइप ऑफ ब्लड कैंसर का इलाज डिफरेंट होता है। जनरली कीमोथेरेपी ही इसका इलाज होता है, लंबी कीमो चलती है, और कुछ लोगों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। मिस शर्मा ने पूछा कि अगर हमारे नए सिम्टम आ जाएं, जब पुराने सिम्टम प्रोग्रेस करें तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए आपको अपने डॉक्टर के साथ हमेशा कंसल्ट, जो भी आपका ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट है उनके साथ संपर्क में रहना चाहिए, और जैसे ही आपके सिम्टम्स बढ़े और ये प्रोग्रेशन हो, तो आपको उनके पास जांच के लिए जाना चाहिए कि जांच करें कि क्यों ये सिम्टम आ रहे हैं, क्या बीमारी दोबारा आ गई है, जहाँ बढ़ रही है, या क्या किस कारण से आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।